गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश खारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमीनो एसिड, डीएनए, पॉली प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। वे यौगिक जिनमें अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों ही उपस्थित होते हैं अमीनो एसिड कहलाते हैं। कंपाउंड्स दैट कंटेन अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो अम्लों को कार्बोक्सिलिक यौगिकों के अमीनो व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन, अमीनो अम्लों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एरोमेटिक अमीनो एसिड, विषम चक्रीय अमीनो एसिड और एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। वह अमीनो एसिड जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित हो या एरोमेटिक नेचर जिनमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें फिनाइल एलानीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है और टाइरोसिन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें हिस्टिडीन का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हिस्टिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एलिफेटिक अमीनो एसिड, वह अमीनो अम्ल जिसमें विषम चक्रीय वलय अनुपस्थित होती है या जिनमें एरोमेटिक नेचर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, उन्हें एलिफेटिक अमीनो एसिड कहा जाता है। इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह के सापेक्ष स्थिति के आधार पर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, उसकी पोजीशन के आधार पर अमीनो समूह इन्हें अल्फ़ा, बीटा तथा गामा अमीनो एसिड के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं एलानीन। ये इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसका आंसर ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है। बीटा अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बीटा कार्बन के ऊपर यदि NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बीटा अमीनो एसिड कहेंगे। गामा पोजीशन पे यदि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे गामा अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह की संख्या के आधार पर भी एलिफेटिक अमीनो एसिड जो है उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले उदासीन अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह की संख्या बराबर होती है, उन्हें न्यूट्रल अमीनो एसिड कहा जाता है। जैसे कि ग्लाइसिन और एलानीन। ग्लाइसिन और एलानीन में देखिए एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका आंसर ये उदासीन अमीनो एसिड की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। दूसरा, एसिडिक अमीनो एसिड या अम्लीय अमीनो एसिड की यदि हम बात करें तो एसिडिक अमीनो एसिड की बात यदि हम करें तो यहाँ पर आप देखिए एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ग्लूटामिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे इसे एसिडिक अमीनो एसिड के रूप में या हम कहते हैं कि अम्लीय अमीनो एसिड ये है। क्षारीय अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड क्या होंगे? जिनके अंदर NH2 ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा होती है। जैसे लाइसीन का एग्जांपल यदि हम देखें तो लाइसीन में 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि आर्जिनिन की बात करें तो उस कंडीशन में भी आप देखिए NH2 ग्रुप के साथ ही साथ यहाँ पे NH ग्रुप भी प्रेजेंट है। NH2 ग्रुप भी 2 है और एक NH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये बेसिक नेचर जो है बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जिसके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्रिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ज्विटर आयन संरचना, ज्विटर आयन संरचना हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह एक अम्लीय समूह है
जो प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इसके विपरीत अमीनो समूह की यदि हम बात करें तो वो क्षारीय समूह है और वो प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो अमीनो एसिड के अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रोटॉन का विस्थापन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो ग्रुप के ऊपर हो जाता है, जिससे द्विआयनिक संरचना प्राप्त होती है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलेट COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव आयन के रूप में ज्विटर आयन। तो CO नेगेटिव ऋणावेश उपस्थित है, NH3 पॉजिटिव धनावेश उपस्थित है। तो जहाँ पर दोनों ही आवेश एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। तो ज्विटर आयन संरचना के कारण अमीनो अम्ल विद्युत धारा का प्रवाह दर्शाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो ये विद्युत धारा का प्रवाह अमीनो एसिड जो है वो शो करते हैं। अमीनो अम्लों का त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि हम इसकी डिस्कस करें तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ग्लाइसिन के अंदर कोई किरैल कार्बन उपस्थित नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो दो संयुक्ता है वो तो NH2 और COOH से पूरी हो रही है, लेकिन तीसरी और चौथी संयुक्ता है हाइड्रोजन के द्वारा, समान समूह के द्वारा पूरी हो रही है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो किरैल नहीं है, अकिरैल मॉलिक्यूल है, और इस कारण से इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी की या प्रकाशिक समानता ये नहीं दर्शाता। ग्लाइसिन में के अलावा यदि हम बात करें, जैसे एलानीन की हम बात करें, तो एलानीन के अंदर कार्बन की चारों संयुक्ताएं भिन्न भिन्न समूहों द्वारा पूरी हो रही है। एक संयुक्ता हाइड्रोजन के द्वारा, दूसरी NH2 ग्रुप के द्वारा, तीसरी कार्बोक्सिलिक के द्वारा, चौथी मिथाइल ग्रुप के द्वारा हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों संयुक्ताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं के समूह से पूरी हो रही है। इस कारण से इसमें किरैल कार्बन उपस्थित है। तो किरैल कार्बन युक्त अमीनो अम्ल असममित होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, अतः प्रकाशिक समानता दर्शाते हैं। प्रकाशिक समानता के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि किरैल कार्बन यदि उपस्थित होता है तो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है, और यहाँ पे एक किरैल कार्बन उपस्थित है, इस कारण से ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है। और ये दो रूपों में पाया जाता है। ये दोनों रूप एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिक प्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं। इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम से जाना जाता है, इन्हें एनेंशियोमर कहा जाता है। एक रूप दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है, जबकि दूसरा रूप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में PPL को रोटेट करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों जो है एनेंशियोमर, एक D फॉर्म है, एक स्मॉल l फॉर्म है। एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरे को लेवो रोटेटरी कहा जाता है, वाम ध्रुवण गुणक कहा जाता है। तो अमीनो एसिड के द्वारा प्रकाशिक समानता दर्शाई जाती है। आवश्यक अमीनो एसिड जैसे कि हमें वैसे तो अमीनो एसिड जो है वो अब तक 20 अमीनो एसिड जो ज्ञात हुए हैं उससे असंख्य प्रोटीनों का निर्माण होता है। 20 में से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर में स्वतः उनका निर्माण हो जाता है। बाकी जो अमीनो एसिड है उनको हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं किया जाता है, और इसको हमें न्यूट्रिएंट के रूप में या फूड मटेरियल के रूप में हमें इसको ग्रहण करना होता है। खाद्य पदार्थों की सहायता से शरीर को ये प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, आवश्यक अमीनो एसिड। यदि क्योंकि ये शरीर के द्वारा इनका सिंथेसिस नहीं हो रहा है और यदि इसकी सप्लाई फूड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें नहीं हो तो उस कंडीशन के इनकी डेफिशिएंसी से कई सारी जो जैविक प्रोटीन हैं उनका सिंथेसिस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। एंजाइमिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, एंजाइम का फॉर्मेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। देयरफॉर दीज अमीनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे TV मिल पाथ एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू हम इन्हें याद रख सकते हैं। T फॉर ट्रिप्टोफैन, वैलिन, M फॉर मिथियोनिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, अगला L लाइसिन, P फॉर फिनाल एलानिन, A फॉर आर्जिनिन, T फॉर थ्रियोनिन,
एंड H4 हिस्टिडीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 10 जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड है, उनको याद रखना है। अमीनो अम्ल का अम्ल क्षार व्यवहार, अमीनो एसिड का एसिडिक और बेसिक नेचर जो है उसको हम देख रहे हैं। अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक तथा अमीनो समूह पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय व्यवहार दर्शाता है और अमीनो समूह नाइट्रोजन परिकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण क्षारीय व्यवहार दर्शाता है। एक ही अणु में अम्लीय तथा क्षारीय समूह की उपस्थिति के कारण अंत आणविक अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जिसकी इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। प्राप्त लवण धनावेश तथा ऋणावेश दोनों पाए जाते हैं। संरचना को ज्विटर आयन कहते हैं। द्विध्रुव आयन अथवा एम्फोलाइट कहा जाता है। तो ये हम ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर के अंदर भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात करते हैं क्षारीय व्यवहार। अब ज्विटर आयन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है CO नेगेटिव के फॉर्म में, NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में हमारे पास द्विआयनिक संरचना, एक द्विध्रुव आयन एम्फोलाइट स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्षारीय व्यवहार की यदि हम बात करें तो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, ज्विटर आयन का कार्बोक्सिलेट समूह प्रोटॉन ग्रहण करता है। प्रोटॉन ग्रहण करके वो कार्बोक्सिलेट समूह क्षारीय व्यवहार दर्शाता है इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया गया है कि NH3 पॉजिटिव है, CO नेगेटिव है। जब वाटर इसके ऊपर प्रोटॉन अटैक करता है तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला जो है बेस होता है, तो यहाँ पे ये बेस का काम करेगा। और इसी तरह अम्लीय व्यवहार होगा तो वो जब भी बेसिक मीडियम होगा तो उसमें NH3 पॉजिटिव प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन डोनर होने के कारण वो क्षारीय व्यवहार अमीनो एसिड का हो जाता है। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु, हम जान रहे हैं कि ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो स्पष्ट है कि जलीय विलयन में ज्विटर आयन एनायन तथा कैटायन में साम्य में पाया जाता है। विलयन में इसकी सांद्रता pH पर निर्भर करती है। अम्लीय माध्यम में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय माध्यम होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है या समूह जो है, आयन जो है, वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इस कारण से NH3 पॉजिटिव जो है वो नेट यहाँ पर बचेगा, यानी कि धनायन की सांद्रता बढ़ जाएगी। इस प्रकार क्षारीय माध्यम यदि होगा तो उस कंडीशन के NH3 पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, वो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस कारण से नेगेटिव चार्ज जो है उसकी सांद्रता, नेगेटिव आयनों की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, अगर पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ी तो वो एनोड की तरफ कैथोड की तरफ जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज की बढ़ी तो वो एनोड की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनोड जो है, एनोड और कैथोड की तरफ मूवमेंट होता है। तो अब आयन किस तरह का, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कैथोड या एनोड की तरफ वो मूवमेंट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर pH होगी जबकि धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उस pH विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता। pH का यहाँ मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु कहलाता है। समविभव बिंदु अमीनो अम्लों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। उदासीन अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु का मान 6.2 से 5.5 के बीच होता है, और जैसे ग्लाइसिन का 5.5 तथा एलानीन का 6.1 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। अमीनो अम्लों का समविभव बिंदु 5.5 से कम प्राप्त होता है। किसका, अम्लीय अमीनो एसिड का 5.5 से कम प्राप्त होगा। जैसे एस्पार्टिक एसिड तथा ग्लूटामिक अम्लों के समविभव बिंदुओं का मान 2.8 तथा 3.2 होते हैं। इसी प्रकार क्षारीय अमीनो अम्लों का यदि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो उस कंडीशन में क्षारीय अमीनो अम्लों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उसके pH का मान 10 के आसपास प्राप्त होता है। जैसे लाइसीन समविभव बिंदु 9.7 पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अम्लीय उदासीन अमीनो अम्लों का 5.5 से 6.2, क्षारीय अमीनो अम्लों की यदि हम बात करें तो उनका 10 के अराउंड होता है, और अम्लीय अमीनो एसिड की यदि हम बात करें तो 2.8 से 3.2 के बीच में
pH या बिंदु जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे विद्युत कण संचलन। थैंक यू वेरी मच।